फ्रेंड्स, कैसे हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक पार्ट कवर किया था। एसिड बेस, कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेट बेस, लेविस एसिड, उसके बाद एम्फोटेरिक, एम्फोप्रोटिक वगैरह हम लोगों ने क्या किया था, सब खत्म कर लिया था। ठीक, आज हम लोग मेन चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे। ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर लेक्चर ना समझ में आए तो रिपीट कीजिए लेक्चर को, ठीक है ना, बट समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, फिर भी ना समझ में आया तो आप डाउट वगैरह जो भी हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग मेन चैप्टर्स पे। आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब होता है आयन से मॉलिक्यूल बन सकते हैं या आयन से आयंस ही फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब समझिएगा, जैसे यहां पर देखिए मैं ले लिया इन जनरल ए प्लस तो कैटायन है, बी माइनस। ठीक, तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। ठीक, नहीं तो दूसरा आयंस ये क्या हो गया हमारे पास, मॉलिक्यूल्स। उधर नहीं जाते, बहुत स्पेस खत्म हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक, उसके बाद दूसरा ये हो सकता है हमारे पास कि ए एक्स प्लस और y माइनस, तो फिर इक्विलिब्रियम में बना देगा। यहां पर कुछ भी बना सकता है, जैसे a प्लस जेड माइनस। समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आयंस। ठीक, अभी आयन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज कहां से करेंगे। ठीक, तो देखिए हालांकि आयंस में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं हम इनकी बात करेंगे। तो ये बात समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, छोटी छोटी बातें। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड का। ठीक, जैसे CH3COOH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंपाउंड है। देखिए यहां पर क्या होता है, ये वीक एसिड है। कैसा है, वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर देगा, यहां से हटा देगा। तो CH3COO पे माइनस, फिर H पे प्लस। ठीक, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ने यहाँ पर माइनस कैसे लिखा और प्लस कैसे लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको रफ में करता हूं। जैसे देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिटिक एसिड। तो देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है, तो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। लेकिन कैसे निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन खींच लिया, तो H पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और ऑक्सीजन पे माइनस। तो ये यहाँ से क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। बात समझ में आती है? चलिए अब आते हैं हम लोग कि जो आयंस का कॉन्सेप्ट है कहां से आया, कैसे आया। तो आपने नाम सुना होगा फैराडे का। ठीक है ना, इन्होंने ही बोला आयंस के बारे में। क्या बोला पहले समझिए। फैराडे ने कहा था, कहानी समझिएगा पहले। ठीक है, कहानी की तरह इसको लेकर चलिए, आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए फैराडे ने हमें क्या, अच्छा जो जूम पे भी देख रहे हैं ना, ठीक है ना, वो अगर कोई डाउट हो तो आप लोग लिखते चलिए और आप लोग देखते चलिए। ठीक है, चलिए फैराडे ने क्या बोला था हमें कि आयंस कहां कहां, पहले उन्होंने बोला कि आयंस कहां कहां पर पाया जाता है या कहां कहां पर मिलते हैं। ठीक है ना, तो बात समझिए। तो हम जहां तक जानते हैं, हम लोग जहां तक जानते हैं कि आयंस एक्वस में मिलता है और गैस में मिलता है। आयंस कहां मिलता है, एक्वस में मिलता है और गैस में मिलता है। लेकिन जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो कहां पर मिलेगा, एक्वस। एक्वस मतलब पानी के अंदर। बात समझ में आती है? फिर से समझिए, फैराडे ने कहा कि मुझे बताइए कि आयंस कहां कहां मिलता है। ठीक है, क्यों, हमें कंफ्यूज करना चाह रहा होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब आयंस कहां कहां मिलेगा, तो एक्वस में मिलेगा और गैस में मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम हमें कहां मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक, हाँ, तो फिर फैराडे जी कहते हैं अगर ऐसा तो नहीं है, एक्वस में जितने भी मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे वो आयंस में डिसोसिएट होंगे। ठीक है, तो नहीं हो पाएंगे। तो फिर हमने बोला कि बताइए कौन सा नहीं होगा। उन्होंने बोला, बात समझिए, कि ऐसा नहीं है कि एक्वस में सभी आयंस में डिसोसिएट हो। अगर मैं बात करता हूं यहां पर
शुगर सॉल्यूशन की। ठीक है, तो बताइए शुगर सॉल्यूशन आयंस में डिसोसिएट होंगे या नहीं होंगे? ठीक, या होंगे कि नहीं होंगे? अरे तो मॉलिक्यूल है ना, तो ये डिसोसिएट नहीं होंगे। और जो डिसोसिएट नहीं होते हैं उसका नाम होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो हम लोग यहां पर लिख भी सकते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझिएगा, ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत हो तो बताना है। ठीक, उसके बाद उन्होंने ऐसे ही बोला, उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं है जो एक को सॉल्यूशन वो सभी आयन में डिसोसिएट हो, लाइक शुगर सॉल्यूशन। ये क्या करता है? मॉलिक्यूल है और ये डिसोसिएट नहीं होता। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए ये कैसा होगा? क्योंकि बात समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो आयंस में डिसोसिएट हो जाए या जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। अब आते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास नेक्स्ट कोई और लीजिए। फैराडे ने बोला कि अगर हम लोग कोई और लेते हैं लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन, कैसा? बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें? आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो बताइए ये कैसा होगा? इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो इसको लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों लाइट है? अब बताइए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आराम से करेगा। तो लिख सकते हैं इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ग्रामेटिकल कोई प्रॉब्लम हो ना तो उसको आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि मैं साथ में बोलते चलता हूं तो आप पर थोड़ा सा देख लीजिएगा किसी कहीं पर भी ग्रामेटिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलिए वेरी गुड। याद है, समझ में आया? हमने क्या बोला? आयनिक में क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। देखिए ये किस तरह से डिसोसिएट हुआ। ठीक है ना, फैराडे के अकॉर्डिंग आयंस जो होते हैं जरूरी नहीं है कि एक्वस में जितने होंगे वो सब कैसा होगा? डिसोसिएट होगा। लाइक अगर शुगर सॉल्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो कैसा हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लोग को दो बातें याद भी हो जाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और जो नहीं करता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। बात समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अच्छा, यहां से अगर हमें बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा, एक और पॉइंट समझिएगा, ठीक है ना, ऐसा सॉल्यूशन, बात समझिएगा, ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो रियली आयंस होते हैं। कैसा होगा? वो रियली आयंस फॉर्म करते या होते हैं। बात समझ में आती है ना? जरूरी नहीं है कि वो आयंस ही होंगे, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मैं बताया ना कि आयंस ही नहीं मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आती है? हाँ, यहीं से अगर आपसे पूछा जाता है मे बी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट भी होती है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और आयंस फॉर्म करेगा, यानी उसी को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं यहां से। देखिए इन सबको ना समझिएगा बढ़िया से, तो काफी प्रॉब्लम है। द स्पेसीज which dissociate into 2 different, 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 2 differ
देयर, इधर दिख रहा है क्या? नहीं, देयर आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। इसमें डिजॉल्विंग इन वाटर। एक मैं एग्जांपल ले लूं क्या? तो देखते हैं यहां पर, ध्यान से समझिएगा हमारे पास। कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। जैसे मान लीजिए ए बी ले लिया हमने, ठीक है, ए बी ये ले लिया, प्लस में H2O ले लिया, ठीक है। अब इसको डिसोसिएट करना है तो ये हमारे पास क्या बना देगा? A प्लस एक्वस, पानी के अंदर है ना, उसके बाद B माइनस इसमें एक्वस में, ठीक है ना। तो फिर से समझ जाइए, अगर भी कभी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग देख सकते हो, सॉरी, कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? द स्पेसिस विच डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, किसमें? आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। मतलब जब पानी के अंदर क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिस क्या करता है? डिसोसिएट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट का एक और मतलब समझिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अकॉर्डिंग टू अपना फैराडे बाबा, ठीक, कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और वो आयंस में फॉर्म होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो वो किस तरह से, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में किस तरह से बताएंगे इलेक्ट्रोलाइट? द स्पेसिस व्हिच डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, क्या है? देयर आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोग को वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सब का डेटा लिखवाऊंगा, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बाद में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये हम लोग एसिड बेस किस तरह से पहचानेंगे, वो पहचानना भी बताऊंगा, लेकिन अभी हमें काम है तो उसको क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, आराम से याद कीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं ट्रिक भी बताते चलूंगा, ठीक। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैं इधर मिटा रहा हूं। अच्छा, आप लोग लिखे हो? नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बात समझिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब, ध्यान दीजिए, मैं आराम से बताऊंगा, ज्यादा टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, जरा सा जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास दो तरह के होंगे, ठीक है। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हमारे पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है ना, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। यहां से समझिएगा, विच आर, पहले लिख देता हूं, विच आर completely ionized in aqueous solution is called a strong electrolyte। मतलब वो क्या है, 100% आयोनाइज्ड हो जाए पानी के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुझे बताइए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, वीक इलेक्ट्रो, अच्छा बहुत बच्चे का कहना है कि मैं बहुत छोटा छोटा लिखता हूं, तो ऐसे कीजिएगा ना, मैं बोल रहा हूं तो साथ में सुनते चलिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अपना बोर्ड जल्दी पैक हो जाता है, मिटाना पड़ता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सबका ख्याल रखना है, मैं
आर partially dissociate into their ions। बात समझ में आती है? आयंस अब कहां पर? ऑन dissolving in वाटर। सिंपल सी बात है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर, ठीक है ना? किसके अंदर डिसॉल्विंग करने पर? पानी के अंदर। बात समझ में आती है? वेरी गुड। ठीक, चलिए देखिए एक और पॉइंट यहां पर समझिएगा कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एक एग्जांपल ले सकते हो आप लोग कि NaCl, ठीक? NaCl जब डिसोसिएट होगा तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है? और एक बात बताइए, हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ठीक? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मात्र कुछ परसेंट ही वो डिसोसिएट हुआ, फिर रिएक्शन क्या हो गया? बैकवर्ड आ गया, ठीक? अगर यहां पर बात करते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या करेगा? 100% डिसोसिएट हुआ तो बैक तो हो नहीं पाएगा। बात समझ में आती है? और जब बैक ही नहीं हो पाएगा तो मुझे बताइए क्या हम लोग यहाँ पर इनकी बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब हम किनकी बात करेंगे फाइनली? वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक? मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मतलब जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके अंदर हम लोग बात, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अंदर हम लोग बात इनकी नहीं करेंगे। चलो कम से कम एक तो जो पॉइंट था टला, खत्म हुआ। क्यों? नहीं तो हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर कम मेहनत करना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखा देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे पहली बात है स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपके पास, याद रखना है, ठीक है ना? मैं कभी भी पूछ सकता हूं, HCl H2SO4 फिर HNO3, इधर भाग जाएगा, फिर मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, और भी बहुत सारे हैं। ये Cl है, Cl शायद नहीं दिखता आप लोग को, ठीक है? और भी होंगे तो ETC यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? वेरी गुड, इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आ जाइए, फिर हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक? तो क्या हो सकता है? एक तो सिंपल था, पहला ही दिख जाएगा आपके पास कि NaOH, उसके बाद KOH, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? Ca, ठीक? और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिर स्पेस कमेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ETC, ठीक? उसके बाद एक और ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, NaCl, ठीक है? उसके बाद Na2CO3, ठीक है ना? उसके बाद NH4Cl, ठीक है? तो यहां पर देखिएगा, एक पॉइंट समझिएगा, ये और यहां पर मतलब किस तरह से पहचानेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कहां से आया होगा? वीक से, और ये कहां से आया होगा? स्ट्रॉन्ग। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड से आया ना, अरे वीक बेस से आया है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों बात समझिएगा यहां पर कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग, कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग है ना,
कोई भी एक स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ही वीक है तब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, नहीं तो अगर कोई एक मान लीजिए यही मतलब वीक होता और ये स्ट्रॉन्ग होता तो कैसा होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता। बात समझ में आती है? वेरी गुड। ठीक, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, जितना अच्छा नोट्स होगा आपको खुद पढ़ने में उतना बढ़िया लगेगा। ठीक, चलिए मैं इसको उधर मिटाता हूं क्योंकि देखिए ये अपने घर को क्रॉस कर दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दूसरे के घर में एंट्री मारेंगे। अब चले मत जाना, ना तो मार भी खाओगे अच्छे से, पटाई खाओगे, पटाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सब उल्टा लिखा गया ना, मतलब कहने का मतलब ये इधर होना चाहिए था, अपन ने इधर लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहां पर किसकी, वीक एसिड। ठीक है, फिर देखो ये इधर भागेगा, अब मैं भागने नहीं दूंगा, देखो कैसे संभाल लूंगा यहीं तक। वीक एसिड क्या हो सकता है आपके पास, वीक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं आप लोग, CH3COOH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में ज्यादा यूज करोगे आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद HCOOH, अरे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, यही है ना। उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, जैसे इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक भी बहुत सारे आने वाले हैं, ये फिर H2, फिर आपके पास ले लो बहुत सारे हो जाएंगे, CO3, उसके बाद HCl, फिर इसके बाद ETC लगा दो। ठीक है, इतना याद रखिए ना, इतना याद रखिएगा आप लोग, सफिशिएंट है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वीक बेस। क्या है, वीक बेस पे आएंगे तो कौन कौन से वीक बेस हो सकते हैं, तो आराम से समझिए, NH4OH, फिर उसके बाद CH3, N, फिर उसके बाद यहां पर ले लीजिए, इधर बढ़ना नहीं है ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, NH4 ट्वाइस, दो है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, CO3, और भी हो सकते हैं ETC। ठीक, वेरी गुड, तो हम ज्यादा नहीं लेंगे। अब आ जाइए यहां पर क्या चीज है, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग बात कर सकते हैं NH4Cl, फिर हमारे पास हो सकता है NH4 का ट्वाइस CO3। ठीक है, देखिए यहां पर ए भी वीक है और ए भी क्या है, वीक है। ठीक है ना, ये वीक बेस और ये वीक एसिड से आया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान से देखो ये कहां से आया हुआ है, वीक एसिड से। नहीं समझ में आ रहा है, इसको पकड़ो, यहां से आया हुआ है NH4, देखो ये क्या है, वीक एसिड और वीक, मतलब दोनों ही वीक है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। बात समझ में आती है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है इसका जो अल्फा होता है, अल्फा मतलब याद कीजिए जब केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था। ठीक है ना, बात समझिएगा, क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था। तो वहां पर अगर 100% कंप्लीट होता है, हालांकि वो 100% नहीं होता है, 99 करीब होता है, बात समझिएगा, लेकिन अप्रोक्स कितना होता है अल्फा की वैल्यू, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अप्रोक्स 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, लगभग मैंने लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो गया तो ये बैकवर्ड में तो आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जब भी इससे क्वेश्चन रहता है ना तो हम लोग ये बोल देते हैं, बुक वगैरह में रहती है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम यहां पर इसकी बात नहीं करते हैं। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम कितना, 5% डिसोसिएट होता है। आप मानकर चलिएगा कि इसकी जो अल्फा की वैल्यू होती है कितना लिया जाता है, 5%। अल्फा क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना,
बात समझिएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग में क्या होता है 100% डिसोसिएट हो जाएगा, इसके अंदर 100% डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। किस पे रहेगा है इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले सकते थे ना आप लोग, लेकिन लिए नहीं है। अच्छा यहाँ पर ले लिया, लेकिन वहां पर ले लिया, यहाँ पर नहीं लिए। तो यहाँ पर जो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास में लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे CH3COOH। तो देखो ये क्या है वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो हमारे पास क्या बना देगा CH3COO पे माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, कितना होगा कुछ ही ये डिसोसिएट हो पाएगा। जैसे यहां पर अगर आप लोग अल्फा की बात करते हो तो देखो अगर मान लीजिए इसका 1 मोल दिया हुआ है, बात समझिएगा, यहाँ पर इसका 1 मोल दिया हुआ है, तो ये भी 1 और ये भी जब डिसोसिएट होगा तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है अगर 1 मोल लेते हो तो 1 में से कितना खत्म होगा, अल्फा खत्म होगा, बात समझिए, तो बनेगा कितना अल्फा अल्फा। बात समझ में आती है। फिर यही से आप लोग आगे बात करते हो किसकी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। ठीक, अबे क्या होता है कैसे होता है अब हम इनकी बात करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ये बेसिक सी है चल रहा है। ठीक, इसको आप लोग अंदर यूज करोगे, ठीक है ना। चलिए तब हम लोग बात करते हैं, देखो कैसे आया। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, कैसा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अबे मत पूछना सर इसका स्पेलिंग ये होगा क्या, ठीक है ना, तो स्पेलिंग पे मत भागो, पॉइंट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक, तो यहां पर देखिए मैं लिखता हूं गयो रेड मार्कर द इक्विलिब्रियम for the ions, the या अपने लिखो ionization of weak acid, मेन तो उसी के लिए करेंगे ना, weak acid और weak base, इसके लिए वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। पहले बात समझिए, इधर बात समझिए, यहां पर तो ये है आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट होता है आपके पास वो किसी किसी लिए पता करना है, एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए बता सकते हो। समझ में आती है, वेरी गुड। और एक बात यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की बात यहाँ पर नहीं करें, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है वीक बेस या एसिड की बात करते हैं, ठीक है ना। कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, ठीक। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बात समझिएगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहले बात करता हूं एसिड की, अब मैं क्या बोला मन से ले सकते हो, तो बात समझिए यहाँ पर कि कुछ भी कोई भी रिएक्शन इन जनरल, मान लीजिए ए बी दिया हुआ है, एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी एसिड लेंगे किसकी बात करेंगे, वीक की बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो तो 100% डिसोसिएट होंगे, तो वो रिवर्स मतलब बैक मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स नहीं होगा, और नहीं होगा तो उनकी बात नहीं करेंगे, भगाइए वहां से, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी, ए बी, जब डिसोसिएट होंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे, ए प्लस और बी माइनस बनाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान रखिएगा कि हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास वीक एसिड यहाँ पर है CH3COOH,
HCOOH, इन सबको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी मर्जी यहाँ पर यूज कीजिए चाहे नहीं कीजिए, ठीक। चलिए हम यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं, ठीक। एक बात बताइए, अगर मुझे इसका केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, और आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था, तो कैसे लिखते हो, Kc इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये लिखते हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस, ध्यान दीजिए एक कॉन्सेंट्रेशन है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, मोल लिख देते हैं यहाँ पर, जो कि गलत रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, B माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को, इसको अपन इसी को बैक साइड में जो दिख रहा है ना, इस साइड में इसको इससे लिखता हूं अलग पेन से, Ka, तो यही हो गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यही क्या हो गया हमारे पास, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, किसके लिए, एसिड के लिए, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट फोर लिखिए, और क्या लगाइएगा, फॉर एसिड, या इसी को आप लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हो, दोनों बोल सकते हो, किसी को भी यूज करते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, बात समझ में आती है, ठीक। देखिए वीक एसिड का मतलब क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास, ध्यान से दिखेगा, इस या ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं सीधे लिख देता हूं, वीक एसिड, ठीक है। कौन कौन से हो जाएगा यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो मैं लिख देता हूं वही CH3COOH, फिर यहाँ पर HCOOH, याद रखिए, इस सबको जितना याद रखिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। फिर C6H5OOH, ठीक, उसके बाद H2CO3, फिर उसके बाद HF, फिर HCN, फिर मैं लिखूंगा नहीं, और H2S और ATC, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि याद रखना है, ठीक, बात समझिए। यहां पर जब भी हम लोग वीक एसिड की बात करेंगे तभी हम Ka की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, किसकी, ये जो अपन ने बात किया ना, किसके लिए किया, वीक एसिड के लिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है एसिड के लिए, इसके बाद हम लोग बेस की बात करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, बेस की बात करेंगे। यानी जब भी वीक एसिड की बात करेंगे तभी हम लोग यहाँ पर Ka की बात करेंगे, समझ में आता है, ठीक है, वेरी गुड, हंस के ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक, वेरी गुड। आगे देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम Ka की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो 100% एसोसिएट हो जाता है, वहां पर ये जो Ka की वैल्यू है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लार्ज क्वांटिटी में हो जाएगा, बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि Ka की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के लिए क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा। अब बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर B आएगा, अभी मत कहना कि सर यही होगा क्या, ये एसिड के लिए बात की हम लोग, ठीक है, इसलिए A लगा दिया, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, जूम वाले दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर क्या है कि Ka और Kc, बात समझ में आती है, वेरी गुड। तो फिर से समझिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम Ka की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो Ka है वो 100%, मतलब K बहुत लार्ज अमाउंट में, क्यों, क्योंकि ये तो 100% डिसोसिएट हो जाता है, इसमें रिवर्स रिएक्शन होगा नहीं, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है इनसे, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई मतलब ही नहीं रखना है, हमें किससे रखना है, वीक एसिड, क्यों, हमें कमजोर बच्चों को झेलना है, अच्छे बच्चे तो अपने पढ़ ले, मतलब जो तेज बच्चा तो अपने पढ़ लेता है, ऐसा कहा जाता है, कुछ नहीं तेज बच्चा होता है, देखो अभी तेज बच्चा का क्या हाल हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं है, अरे मार्केट में वैल्यू है क्या, नहीं, जो मेहनत करेगा उसी का वैल्यू, कौन मेहनत कर रहा है, वीक एसिड। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि वीक एसिड बेस की बात करते हैं आप, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोग Ka की बात या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम लोग Kb की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना,
एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास कि अगर मान लीजिए दो वीक एसिड है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक, अगर दो वीक एसिड है, ठीक, उसमें से हमें स्ट्रॉन्ग एसिड पता करना है, तो कैसे करेंगे बता। बात समझिए, यही तो सबसे बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। अरे पूरे इंटरनेशनल में हमने 10 वीक बच्चे को खोजे, उसमें से भी एक टैलेंट बच्चा होगा कि नहीं होगा, सबसे कमजोर बच्चा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने 10 वीक बच्चे को सिलेक्ट किया, उसमें से भी कोई एक सबसे तेज होगा, वही हमें सिलेक्ट करना है। यानी वो ये बात बता रहा है कि अगर दो वीक एसिड दिया है तो उसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये हम कैसे पता करेंगे बताओ, कैसे पता करेंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। बातों को अपने लैंग्वेज में लिख लिया कीजिए, जो बोला जाता है ना कभी कभी बोर्ड पे नहीं लिखा जाता, तो बातों को अपने लैंग्वेज में लिख लिया कीजिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है इसको ये इसमें लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे, ठीक है, अपने मन से अपना लैंग्वेज यूज कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एबीसीडी नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान, अगर यहाँ पर H प्लस, अरे जो डिसोसिएट हुआ तो H प्लस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्या चीज, H प्लस की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। बात समझिएगा यहाँ पर कि नोट करके लिखना है इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मोर H प्लस, इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कि जो यहां पर K की वैल्यू होगी, इसके लिए K की वैल्यू होगी वो कैसा होगा, लार्ज, मतलब ज्यादा होगा। बात समझ में आती है, मतलब यहां पर अगर इसकी बात करते हैं तो Ka इंक्रीज करेगा, तो यहां पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB, ठीक है ना। तो बताइए ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, तो ये भी तो इंक्रीज करेगा ना। बात समझ में आती है, वेरी गुड, ठीक। अब मेरे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है तो मैं क्या करता हूं, पॉइंट बोल देता हूं। देखिए Ka, इसकी बात बता रहा हूं, किसकी, इनकी बात बता रहा हूं। ये जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, Ka इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन समझ रहे हो, यहां पर तो नहीं। अरे जब टाइम 0 पे हम लोग रिएक्टेंट की बात करते हैं, मान लीजिए ना, आप लोगों के पास स्पेस हो तो देख लीजिए, मान लीजिए ये से हमें P बनाना है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो टाइम 0 पे इनकी वैल्यू कुछ लिए होंगे ना, ये 0 होगा, फिर टाइम पे T पे ही ना इक्विलिब्रियम आया होगा। तो बात समझिए, ये जो इनिशियल वैल्यू है, तो हम लोग इस पे K की वैल्यू डिपेंड नहीं रहता, मतलब K पे मतलब इनिशियल, इसी को बोलते हैं अपन क्या, इनिशियल, और इसका आधा कर दीजिए तो इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तब हाफ लाइफ की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, केमिकल काइनेटिक 12th का चैप्टर उसमें बात करेंगे। यहाँ पर देखिए इनिशियल, बात समझिएगा, यानी Ka कभी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन नीट ने पूछ चुका है कि यहां पर बताइए जो K है वो इनिशियल जो आपका वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन उस पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो जवाब क्या होगा, नहीं करेगा, ठीक। बट अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो K पे इफेक्ट बढ़ेगा। बात समझिएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये, मतलब मान लीजिए ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा ना। ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो साइड में लिख ना लीजिए आप लोग, चलिए ठीक है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहां पर डेटा कि क्या लिखा हुआ है, कि इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करे, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा। और एक बात लास्ट,
कि यहां पर कौन सी कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो इनिशियल नहीं, कौन सा, इक्विलिब्रियम रखेंगे। मतलब हम कभी भी इनिशियल वैल्यू को नहीं रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखेंगे, कौन सी रखेंगे, इक्विलिब्रियम को रखते हैं। कहां पर, यहां पर। बात समझ में आती है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो आता है हम उनकी बात करते हैं। ठीक, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, कीजिए। हो गया, ऐसे करते हैं। आप तो क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये तो हम लोग बात किए इनकी इनकी एसिड के लिए। हालांकि इसी तरह से हम लोग बेस के लिए भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि बताइए इनका कैसा, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन कि एसिडी कैरेक्टर कैसा होगा। एसिडी कैरेक्टर कैसा, देखिए बात समझिएगा, के की वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडी कैरेक्टर भी कैसा करेगा, बढ़ेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन में देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। arrange in the order of increasing एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, समझ में आती है। तो देखिए इसका कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको बताना है। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है HF, इसकी K की वैल्यू दे रखा है, कुछ भी मान लीजिए, आप अपने मन से भी मान सकते हो। 3.5 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है, -4 या -5 कुछ भी ले लीजिए आप अपने तरफ से। यहाँ पर HCN, ठीक, इनकी वैल्यू ले लीजिए 4.9 इंटू 10 का पावर -10 जो है सही ले लीजिए। उसके बाद एसिटिक एसिड ले लीजिए, मैं दे देता हूं, आप लोग ध्यान, ये H है। ठीक, तो इसका 1.7 इंटू 10 का पावर -5। फिर यहाँ पर कुछ और ले लीजिए HNO2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लीजिए वैल्यू अपने तरफ से, या मैं ही दे देता हूँ, रुको ना, 10 का पावर -1। क्वेश्चन इस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो बताइए, जिसकी K की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, तो बताइए सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। देखिए इसने क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे आइडिया का टावर जानते हो ना, आइडिया क्या, जियो का ले लो आजकल, ये देखो, मतलब पहले छोटे वाले को यहां पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं, यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बताइए, पहले तो बताइए तभी तो होगा ना, या सिंपल से ऐसा सॉल्यूशन बताना दीजिए, अब तो समझ ही जाइएगा। बताइए किसकी वैल्यू सबसे कम लग रही है, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा लग रही है, आता है ना, जल्दी देखो। यहाँ पर 3.5 यहाँ पर 3.5 इंटू 10 का पावर -4, ठीक, यहाँ पर 4.9 इंटू 10 का पावर -10, मतलब कितना बड़ा वैल्यू है, गधा छोटा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCN की सबसे कम। ठीक, उसके बाद आप बताइए किसकी हो जाएगी, यहाँ पर 4 तो 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल OH। ठीक है, अब बता दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, इन दोनों में कहां पर गया, ये तो HCN तो वही है हमारे पास। तो बचा कौन सा, देखो इनकी कहानी हो गई, बचा इन दोनों में पता करो, चार वाले में किसका हो जाएगा। ठीक है, 3.5 और 4.5 इंटू 10 का पावर -3, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसका ऑर्डर,
एच, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा, इनकी इनकी इनकी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग, जल्दी से ना खत्म करते हैं इसको, एक लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, इसको भी समाप्त करते हैं हम लोग। हम लोग एसिड के लिए बात किए थे अभी, अब किन के लिए बात कर रहे हैं, बेस के लिए, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिए, बेस के लिए अगर बात कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे आप लोग, वीक बेस के लिए बात करेंगे, कोई समस्या नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे यहां पर, जैसे कोई भी MOH, ठीक, तो किस तरह से दिखेगा, M पे प्लस और OH पे माइनस, ठीक, तो ऐसा के भी लिख सकते हो, अरे जिस तरह से वहां पर के लिखे थे, तो के भी कैसे लिखेंगे अपन, तो देखो के बी, तो जो वैल्यू ये है प्रोडक्ट में उसको अपर में लिख दीजिए, और ये OH माइनस लीजिए, अपन क्या हो जाएगा, ये MOH, ठीक, तो इसको क्या कर दीजिए, ध्यान रखिएगा ये डिफाइंड है ओनली किसके लिए, वीक बेस के लिए, बात समझिएगा, समझ में आ रही है। फिर उसी तरह से जिस तरह से हम लोग एसिड के लिए बात किए थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट बता सकते हैं, नीचे दिख रहा है क्या, वो नीचे लिख देता हूं कि देखिए, अगर यहां पर देखिए, नोट करके लिखना है इसको जो मैं लिख रहा हूं, मोट मत लिख लेना, नोट NOT, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, जो बेस है हमारे पास, ठीक, ये इंक्रीज करेगा कब, जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक, अगर ये बढ़ेगा तो केबी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट समझिएगा। देखिए तो यहां पर दिख रहा है क्या, चलिए ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो उसको सही कर दीजिए, आप लोग देखिए, ठीक, यहां पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये तो बात समझ में आती है। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना, कि वीक बेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब तुम्हारे मन में कभी कभी आता होगा, हाँ, जब देखिए सिर्फ वीक के लिए बात करें, स्ट्रॉन्ग के लिए तो बताते ही नहीं है, तो आप लोग ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कुछ भी ले लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्ट हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको डिसोसिएट करना है, ठीक, तो बताइए Na प्लस OH माइनस, ठीक, तो मान लीजिए आपके पास इसका 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर इन 1 मोल दिया हुआ है, अगर इसका 1 मोल दिया हुआ है तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो ये 0 0, आप बताइए अगर ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 मोल 1 मोल, यही होगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, वेरी गुड। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी बात यहाँ पर नहीं करते, किनकी बात करेंगे हम लोग, वीक बेस की बात करते हैं, ठीक है। तब बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, इसी तरह से सेम क्वेश्चन, अलग कुछ नहीं है, फिर इसके बाद हम लोग बंद कर देते हैं लेक्चर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, ऐसे भी बोर हो रहे होंगे मुझे पता है। यहाँ पर देखिए, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, बात समझ में आती है, वेरी गुड। यहां पर आ जाइए, आपके पास दिया हुआ है NH4OH, इसके लिए Kb की वैल्यू दे रखा है, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, 1.7 इंटू 10 का पावर माइनस 5, फिर यहां पर ले लीजिए CH3 NCH3 फिर H, तो इसके लिए हम लोग 5.4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, उसके बाद हम लोग बात करते हैं C2H5N, फिर हमारे पास दिया हुआ C2H5,
फिर C2 थराइस ले लेते हैं डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 6.4 इंटू 10 का पावर -5। ठीक, एक और ले लीजिए आप लोग, इधर तो स्पेस ही खत्म हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट ही हमारे पास। तो यहाँ पर स्पेस खत्म हो जाएगा, चलिए तीन ही में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। बताइए यहाँ पर ऑर्डर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है केबी की वैल्यू बढ़ेगी तो बेस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो थोड़ा बात बताइए तो कब बढ़ेगा। हो चलिए टाइम नहीं खत्म करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कहानी खत्म करते हैं। बताओ किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम किसका है, बेसिक कैरेक्टर सबसे कम किसका होगा बताओ। देखो इसका 6.4 इंटू 10 का पावर -5 है, यहां पर क्या है 5.4 इंटू 10 का पावर -4, तो सबसे कम तो ये दिख रहा है ना हमारे पास। तो लिख सकते हैं 1.7 मत लिखो, ये लिखो, वैल्यू लिखने से कोई फायदा नहीं। ठीक, अब बताओ सेकंड नंबर पे कौन हो सकता है आपके पास, ट्वाइस वाला। देखो यहाँ पर 5 पॉइंट नहीं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ CS3 का ट्वाइस है, अरे इसको इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट में बच गया वही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ गलत ऑर्डर आ रहा है इन दोनों में, क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट फटाफट। ये देखिए यहाँ पर ये इधर है, क्योंकि देखिए ना वैल्यू अगर देखिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा C2H5 का थराइस N, उसके बाद आपके पास हो जाएगा ये वाला डेटा हो जाएगा, ये हमारा अभी पॉइंट फंस रहा था। ठीक N, ठीक है, कोई दिक्कत, हालांकि आप लोग अपने से भी देख सकते हो। ठीक है, आज की लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना, और समझिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है लेक्चर को फिर से देखिए। ठीक है, क्योंकि आप इसको कितना बार भी देख सकते हो, बार बार जैसे पूछने आते हो ना, ये वाला पढ़ा दीजिए दोबारा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेक्चर मोबाइल पे डाउनलोड करो, अपना ये करो, और हाँ साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अगर लगे तो, और लाइक और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।